नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, हमारे साहित्य निर्माता श्रृंखला का आज 14वां सत्र है। हम 14वीं सीढ़ी पर आ गए हैं और इस साहित्य निर्माता श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक काल के कवि, जो प्रमुख कवि हैं, उनके कृतित्व, उनके जीवन परिचय, उनके विषय में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर हम चर्चा करते चले आ रहे हैं, ताकि कोई भी परीक्षा आप लोग दें हिंदी साहित्य से संबंधित, उसमें आप इनसे संबंधित प्रश्नों के सही जवाब दे सकें। तो आज के सत्र में, जो कि 14वां सत्र है, हम बात करने वाले हैं प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की। नागार्जुन, जिन्हें साहित्य जगत में बाबा नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले जीवन परिचय पर बात करते हैं। कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, हमें पता होना चाहिए कि कितने वर्ष का जीवन काल रहा और कब कब उन्होंने क्या क्या कार्य महत्वपूर्ण किए, जिससे कि साहित्य और अधिक विकसित और समृद्ध बना। कवि का जो जन्म स्थान है वे बिहार से थे। सतलखा, मधुबनी, बिहार में उनका जन्म हुआ 30 जून 1911 को। निधन उनका बिहार में ही हुआ, दरभंगा नामक स्थान पर, और तिथि है 5 नवंबर 1998। इनका मूल नाम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, ये इसे भूलेंगे नहीं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो कवि का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन आपको एक और तथ्य ध्यान में रखना चाहिए, इनका बचपन का नाम ठक्कन मिसर था। इन्हें बचपन में ठक्कन कह करके बुलाया जाता था। आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम उमा देवी और पिता का नाम गोकुल मिश्र था। नागार्जुन के साहित्यिक योगदान के विषय में दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये कवि के रूप में जितने प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं हिंदी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में, उतना ही इनके उपन्यासों ने, यानी इनकी गद्य कृतियों ने भी प्रसिद्धि पाई। दूसरी बात, मैथिली भाषा में भी इन्होंने लेखन कार्य किया और शुरुआत इन्होंने अपने लेखन की मैथिली भाषा की कविता से ही की थी। लेकिन जितनी प्रसिद्धि इनको मैथिली भाषा के कवि के रूप में मिली, उतनी ही प्रसिद्धि इनको हिंदी कवि के रूप में भी मिली। ये बात आपको भूलनी नहीं है। अब हम बात करते हैं उनकी कृतियों की। तो सबसे पहले कविता संग्रहों की बात करते हैं। उनका सबसे पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो ये है पहला कविता संग्रह। कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ, या नागार्जुन का पहला कविता संग्रह निम्न में से कौन सा है। तो युगधारा उनका पहला कविता संग्रह है, जिसका प्रकाशन हुआ सन 1953 में। इसके बाद दूसरा कविता संग्रह उनका 1959 में प्रकाशित हुआ और उसका शीर्षक है सतरंगे पंखों वाली। इसके बाद तीसरा जो कविता संग्रह है उनका 1962 में प्रकाशित हुआ, शीर्षक है प्यासी पथराई आंखें। यानी आप देखिए कि 1953 के बाद 1959 और 1962, यानी रचना कर्म नियमित रूप से कवि का चल रहा है। इसके बाद 1974 में प्रकाशित हुआ उनका कविता संग्रह तालाब की मछलियां। 1980 में प्रकाशित हुआ तुमने कहा था। 1980 में ही एक और कृति उनकी सामने आई, एक और कविता संग्रह सामने आया, जिसका शीर्षक है खिचड़ी विप्लव देखा हमने। 1981 में उनका एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, हजार हजार बाहों वाली। 1983 में प्रकाशन हुआ पुरानी जूतियों का कोरस नाम से एक अन्य कविता संग्रह का। 1984 में रत्न गर्भ प्रकाशित हुआ। फिर 1985 में प्रकाशित हुआ ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। 1990 में प्रकाशन हुआ इस गुब्बारे की छाया में नामक कविता संग्रह का, और 1994 भूल जाओ पुराने सपने नाम से एक अन्य कविता संग्रह उनका सामने आया। 1997 में उनका कविता संग्रह अपने खेत में प्रकाशित हुआ। इसके बाद बात आती है प्रबंध काव्य की, प्रबंध कृतियों की। तो कवि ने, नागार्जुन ने, दो प्रबंध काव्यों की रचना की। सबसे पहला प्रबंध काव्य 1970 में प्रकाशित हुआ भस्मांकुर के नाम से। आपको ध्यान रखना है कि कवि ने दो प्रबंध काव्य लिखे। कई बार प्रश्न यह भी आता है कि
काव्य संग्रहों के नाम दे दिए जाते हैं और एक प्रबंध कृति का नाम दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है निम्नलिखित में से नागार्जुन की प्रबंधात्मक कृति कौन सी है। तो भस्मांकुर और भूमिजा दो उनकी प्रबंध कृतियां हैं, यानी प्रबंध काव्य है, जिसमें से भूमिजा का सही प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो सका, लेकिन भस्मांकुर का प्रकाशन वर्ष है 1970। आगे चलते हैं। अब बात आती है उनकी गद्य कृतियों की। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं उपन्यास की। उपन्यासों में 1948 में उनका उपन्यास रतिनाथ की चाची प्रकाशित हुआ, बहुत ही लोकप्रिय हुआ ये उपन्यास। उसके बाद 1952 में बलचनामा का प्रकाशन हुआ। 1953 में नई पौध नाम से एक अन्य उपन्यास सामने आया। 1954 में बाबा बटेसर नाथ प्रकाशित हुआ। 1956-57 में वरुण के बेटे नाम से उन्होंने एक अन्य उपन्यास की रचना की और वो प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1956-57 में ही एक और उपन्यास उनका प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक है दुख मोचन। 1960 में उपन्यास कुंभी पाक प्रकाशित हुआ। 1962 में हीरक जयंती उपन्यास का प्रकाशन हुआ। 1963 में उग्रतारा, 1968 में जमनिया का बाबा और 1990 में गरीबदास उपन्यास प्रकाशित हुए। अब एक संस्मरण संग्रह भी कवि का यानी नागार्जुन का प्रकाशित हुआ। उसमें है एक व्यक्ति, उसका शीर्षक है एक व्यक्ति एक युग। 1963 में इस संस्मरण संग्रह का प्रकाशन हुआ। उनकी एक निबंध रचना प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। कुछ एक कहानियां भी नागार्जुन ने लिखी। उनमें से एक कहानी संग्रह है आसमान में चंदा तेरे। 1982 में इस कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि कौन सा नागार्जुन का कहानी संग्रह है, कौन सा प्रबंध काव्य है, कौन सा कविता संग्रह है, कौन सा संस्मरण संग्रह है, ये सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक आलेख संग्रह उनका प्रकाशित हुआ 1983 में अन्नहीनम क्रियाहीनम शीर्षक से, और दूसरा बम्बोले नाथ के नाम से 1987 में प्रकाशित हुआ। ये दोनों कवि के आलेख संग्रह हैं। कुछ बाल साहित्य की रचना भी कवि ने की, नागार्जुन ने की। बाल साहित्य में 1955 में प्रकाशित हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 1958 में प्रकाशित हुआ कथा मंजरी भाग 1 और 1958 में ही कथा मंजरी भाग 2 का प्रकाशन हुआ। विद्यापति की कहानियां 1964 में ये बाल साहित्य उन्होंने लिखा, यानी बाल साहित्य को भी कवि नागार्जुन ने समृद्ध किया और 4 महत्वपूर्ण बाल साहित्य से संबंधित कहानी संग्रह उन्होंने प्रकाशित किए। इसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह ध्यान में रखने की है कि क्योंकि प्रगतिवादी कवि हैं और नागार्जुन के काव्य की दोस्तों एक खास बात है कि वो बेबाक और सीधे सपाट शब्दों में बात करते हैं और बात इतनी स्पष्ट होती है, इतनी व्यंग्यात्मक होती है कि सीधे मर्म पर चोट करती है। तो बहुत ही तीखे और मर्माहत कर देने वाले वाक्य हैं उनके, काव्य कविताएं हैं उनकी, काव्य पंक्तियां हैं। इसलिए साहित्य में उन्हें आधुनिक युग के कबीर के नाम से जाना जाता है। कबीर ने जिस तरह से स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में हर तरह की बात को कहा, चाहे उससे किसी को बुरा लगे या भला, लेकिन सीधी और सच्ची बात कहने में कबीर कभी पीछे नहीं हटे। वही प्रवृत्ति नागार्जुन के काव्य में भी देखने को मिलती है और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक युग के कबीर के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध साहित्य की आधुनिक काल की जिस काव्यधारा से है वो है प्रगतिवादी काव्यधारा, यानी प्रिय प्रगतिवादी साहित्यकार हैं। मार्क्सवादी क्योंकि प्रगतिवाद से संबंधित है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव इनके साहित्य में होगा, तो मार्क्सवादी विचारधारा के ये समर्थक हैं। 1936 में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये सभी, इनको सभी को कंठस्थ कर लेंगे। 1936 में श्रीलंका में विद्यालंकार परिवेण में इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की। इनके काव्य में व्यंग्य और विद्रोह का स्वर, जो कि मैं बता चुकी हूं, बहुत ही प्रबल रूप में उभर कर सामने आता है। ये काशी में अपने शिक्षा के प्रारंभिक दौर में काशी में रहे और काशी प्रवास के दौरान इन्होंने साहित्य सृजन शुरू किया और प्रारंभिक कविताएं वैदेह उपनाम से इन्होंने लिखी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि कवि ने कई समय पर कई उपनाम बदले, तो सबसे पहला जो उपनाम उन्होंने धारण किया कविताओं के लिए वो था वैदेह।
और ये कविताएं वो कविताएं हैं जो इस नाम से, इस उपनाम से प्रकाशित हुई, जो उन्होंने काशी प्रवास के दौरान, यानी काशी में जब वे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उस दौरान उन्होंने जो कविताएं रची वो प्रारंभिक कविताएं वैदेह उपनाम से लिखी। आरंभिक हिंदी कविताएं उन्होंने यात्री उपनाम से लिखी, यानी वैदेह के बाद उन्होंने उपनाम अपनाया यात्री, और प्रारंभिक जो हिंदी कविताएं हैं वो भी यात्री उपनाम से लिखी। लेकिन उसके बाद सन 1941 में उनके कुछ मित्रों ने आग्रह किया कि वे हिंदी में यात्री उपनाम की अपेक्षा नागार्जुन नाम से लिखें। उसके बाद उन्होंने नागार्जुन नाम से ही हिंदी में लिखने का निर्णय किया। मातृभाषा मैथिली में उन्होंने अपना उपनाम यात्री रखा, यानी वैदेह उपनाम पीछे हट गया। मैथिली में जो भी उन्होंने साहित्य रचा वो यात्री उपनाम से रचा और हिंदी में नागार्जुन उपनाम से रचा। उन्होंने पहली मैथिली कविता लिखी जो 1929 में, यानी सबसे पहली कविता कवि ने मैथिली भाषा में लिखी, जो 1929 में दरभंगा से प्रकाशित होने वाले पत्रिका मिथिला में प्रकाशित हुई। पहली हिंदी कविता इनकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, राम के प्रति, जो सन 1934 में विश्व बंधु नामक एक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित हुई। यानी मैथिली भाषा की सबसे पहली जो कविता है वो मिथिला नाम की पत्रिका में छपी 1929 में, और पहली हिंदी कविता 1934 में जो कि जिसका शीर्षक राम के प्रति है, विश्व बंधु नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित हुई। संपूर्ण साहित्य इनका, जितनी भी कविताएं हैं, जो भी साहित्य है, वो नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। 1948 में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ रतिनाथ की चाची, इनका पहला उपन्यास है। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि नागार्जुन का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है और कब प्रकाशित हुआ, तो आपको ध्यान रखना है रतिनाथ की चाची उनका पहला उपन्यास है जो 1948 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद चित्रा कविता संग्रह जो उनका था, जो कि मैथिली भाषा में, मिथिला भाषा में, मैथिली भाषा में लिखा गया था, उसे मैथिली साहित्य में नवीन भावबोध का सूत्रपात करने का श्रेय दिया जाता है। यानी इससे पहले जो भी मिथिला में साहित्य लिखा जा रहा था वो पुरानी परंपराओं पर ही आधारित था, पुराने भावबोध पर ही रचा जा रहा था। लेकिन चित्रा कविता संग्रह जब प्रकाशित हुआ कवि नागार्जुन का, तो मैथिली साहित्य में भी एक नई चेतना, एक नया भावबोध उभर करके सामने आया। पारो, नवतुरिया प्रसिद्ध उनके मैथिली उपन्यास है, ये मैथिली भाषा में लिखे गए उपन्यास हैं, पारो और नवतुरिया, जिनका प्रकाशन हुआ और मैथिली में इन उपन्यासों ने बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त की। कुंभीपाक उपन्यास उनका जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था वो 1972 में चंपा नाम से भी प्रकाशित हुआ। बहुत सारे नागार्जुन के उपन्यास ऐसे हैं जो पहले किसी और नाम से हिंदी में प्रकाशित हुए और उसके बाद हिंदी में ही किसी अन्य नाम से भी प्रकाशित हुए। आपको इनको भी कंठस्थ करना होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुंभीपाक उपन्यास, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चंपा नाम से प्रकाशित हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि कुंभीपाक उपन्यास को 1972 में चंपा नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद उनका एक उपन्यास है जमनिया का बाबा, ये 1938 में 1968 में इमरतिया नाम से प्रकाशित हुआ। हीरक जयंती एक और उपन्यास है जो 1979 में अभिनंदन नाम से प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनकी जो मैथिली की एक रचना है पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए और यह पुरस्कार उनको 1969 में प्राप्त हुआ। यानी कौन सी मैथिली कृति पर इनको साहित्य अकादमी मिला, यह भी आपको कंठस्थ करना है। पत्रहीन नग्न गाछ नामक मैथिली कृति के लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा वे भारत भारती सम्मान से विभूषित किए गए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्रदान किया गया। बिहार सरकार द्वारा इन्हें राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 में दिया गया और 1979 में हीरक जयंती उपन्यास जो कि अभिनंदन के नाम से प्रकाशित हुआ। कब? 1979 में। हीरक जयंती पहले भी हिंदी में प्रकाशित हो चुका था, 1979 में इसका पुनर्प्रकाशन हुआ और यह उपन्यास अभिनंदन के नाम से प्रकाशित हुआ। बंगाल से इन्हें राहुल सांकृत्यायन सम्मान मिला। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से भी नागार्जुन सम्मानित किए गए। यानी जाहिर सी बात है कि नागार्जुन की प्रतिभा एक साहित्यकार के रूप में
इतनी सशक्त रूप में उभर कर सामने आई कि उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि सभी स्थानों से और यहां तक कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हिंदी की साहित्य अकादमी से भी सम्मान मिला। अब बात आती है कि नागार्जुन के विषय में विद्वान उनके को किस रूप में देखते हैं और उनके साहित्य के विषय में क्या दृष्टिकोण रखते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य कोश भाग 2 कवि नागार्जुन के विषय में क्या कहते हैं। एक एक बिंदु पर हम अच्छे से गहराई से बात करेंगे, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे ताकि प्रश्नों पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके और नागार्जुन की काव्य चेतना से भी आप परिचित हो सके। तो हिंदी साहित्य कोश लिखता है कि कवि की हैसियत से नागार्जुन प्रगतिशील और एक हद तक प्रयोगशील भी है। यानी हिंदी साहित्य कोश ये स्वीकार करता है कि वे प्रगतिशील भी हैं और एक सीमा तक प्रयोगशीलता भी उनके काव्य में दिखाई देती है। यानी प्रगतिशीलता और प्रयोगशीलता दोनों का समन्वय उनके काव्य में दिखाई देता है, ये कहा गया है हिंदी साहित्य कोश में। उनकी अनेक कविताएं प्रगति और प्रयोग के मणिकांचन सहयोग के कारण एक प्रकार के सहज भाव सौंदर्य से दीप्त हो उठी है। यानी उनकी जिन कविताओं में प्रगतिवादी चेतना और प्रयोगवादी चेतना दोनों समन्वित रूप में उभर कर सामने आई है, वे अद्भुत सौंदर्य से युक्त दिखाई देती हैं, ये कहा गया है हिंदी साहित्य कोश में। आधुनिक हिंदी कविता में शिष्ट गंभीर हास्य तथा सूक्ष्म चुटीले व्यंग्य की दृष्टि से भी नागार्जुन की कुछ रचनाएं अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। तो एक बिंदु नागार्जुन के काव्य के विषय में यह हुआ कि ये प्रगतिवादी चेतना के कवि हैं। दूसरी बात, इनकी कुछ कविताएं ऐसी हैं जिनमें प्रगतिवादी चेतना और प्रयोगवादी चेतना दोनों समन्वित रूप में दिखाई देती हैं। तीसरी बात इनके विषय में यह है कि इनके काव्य में सामान्य गंभीर हास्य रस है और दूसरी बात चुटीला व्यंग्य है। शिष्ट हास्य है और चुटीला व्यंग्य है, यानी व्यंग्यात्मकता इनके काव्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इन्होंने कहीं कहीं सरस मार्मिक प्रकृति चित्रण भी किया है। यानी कुछ एक कविताएं नागार्जुन की ऐसी हैं जो प्रकृति के सुंदर और मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करती हैं। नागार्जुन की भाषा लोक भाषा के निकट है। हिंदी साहित्य कोश में इनकी भाषा के विषय में टिप्पणी की गई है कि नागार्जुन जो भी भाषा लिखते हैं वो आम लोक प्रचलित भाषा हिंदी के रूप में उभर कर सामने आती है। अब प्रश्न है दूसरे साहित्यकार डॉक्टर बच्चन सिंह नागार्जुन के विषय में क्या कहते हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं कि मार्क्सवादी सामाजिक प्रेरणा से अनुप्राणित इनकी कविताओं में मिथिला जनपद की गंध है। यानी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बच्चन सिंह को क्या लगती है नागार्जुन की कविताओं की, कि इनमें जो मिथिला जनपद है उसके लोक संस्कृति, मिथिला जनपद की गंध का मतलब क्या हुआ कि वहां की लोक संस्कृति जीवंत हो उठी है इनके काव्य में, और इनकी सामाजिक प्रेरणा इनके काव्य की है मार्क्सवादी दर्शन। यानी मार्क्सवाद को स्वीकार करते हैं और मिथिला जनपद की लोक चेतना को वे इनके काव्य में स्वीकार करते हैं। आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही है। वे कहते हैं इन्हें राहुल जी का लघु संस्करण समझना चाहिए। राहुल जी की कौन है? राहुल सांकृत्यायन के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जैसी बहुत सारी घुमक्कड़ी से संबंधित यानी घूमने से संबंधित रचनाएं लिखी, और वे अपने आप में एक घुमक्कड़ी प्रवृत्ति यानी घुमक्कड़ शास्त्र भी उन्होंने लिखा है, उसके एक ज्ञाता माने जाते हैं। और क्योंकि नागार्जुन की प्रवृत्ति भी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति थी, राहुल सांकृत्यायन भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे और नागार्जुन ने भी बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, इसलिए डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि राहुल जी का इन्हें लघु संस्करण समझना चाहिए। यात्रा का वही शौक, यात्रा का शौक, अध्ययन का वही अभ्यास, अध्ययनशीलता की प्रवृत्ति और बहुत सी भाषाओं में अपने को अभिव्यक्त करने की क्षमता। सिंघल में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन बन गए, इस बात को भी यानी ये समानताएं उनको मिलती हैं जो नागार्जुन को राहुल सांकृत्यायन के समकक्ष खड़ा करती हैं, उसका लघु संस्करण कहने के लिए डॉक्टर बच्चन सिंह को प्रेरित करती हैं। आगे चलें। अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों से इनका कोई सरोकार नहीं रहा, यानी अंग्रेजी शिक्षा से इनका कोई संबंध नहीं रहा। संस्कृत पढ़ने के लिए कुछ दिनों के लिए काशी वास किया था, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी कि उन्होंने इस दौरान वैदेह नाम से, वैदेह उपनाम से रचनाएं लिखनी प्रारंभ की, लेकिन इनके पास कोई शैक्षणिक उपाधि नहीं है। बहुत ही अद्भुत तथ्य है दोस्तों नागार्जुन के विषय में कि इतने बड़े साहित्यकार जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति की और गद्य कृतियां, काव्य कृतियां सब लिखी,
अगर शिक्षा की दृष्टि से या शैक्षणिक दृष्टि से उन्हें देखा जाए तो उनके पास कोई भी शैक्षणिक उपाधि नहीं है। फिर भी वे संस्कृत उपाधि नहीं है, लेकिन फिर भी वे संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, तिब्बती, मराठी, गुजराती, बंगाली और सिंधी आदि रचनाओं को धड़ल्ले से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। यानी बहुभाषा, कोई शैक्षणिक योग्यता न होते हुए भी नागार्जुन बहुभाषाविद के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने नागार्जुन के कृति परिचय, उनके साहित्यिक योगदान और उनके जीवन परिचय के विषय में बात की। उम्मीद करती हूं कि आपको नागार्जुन के काव्य की, साहित्य की मूल चेतना अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको 3-4 बिंदु ही उनके विषय में ध्यान में रखने हैं कि इन्होंने मिथिला और हिंदी भाषा में रचनाएं की। इनके काव्य में प्रयोगशीलता और प्रगतिशीलता का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। इन्होंने मिथिला की लोक संस्कृति के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की रचनाएं भी लिखी, यानी कहीं कहीं मिथिला संस्कृति की गंध उनके काव्य में दिखाई देती है, जैसा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने घुमक्कड़ी से प्रेरित होकर भी अनेक प्रकार की काव्य रचनाएं की, प्रकृति के सुंदर दृश्य अंकित किए, हास्य और चुटीले व्यंग्य इनकी कविता में प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।